नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम बात करेंगे आईआईटी जोधपुर का एक पेपर हल करेंगे और वो होगा सीनियर असिस्टेंट का। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में हम पार्ट ए को हल करेंगे जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे, इंग्लिश के भी होंगे, आपके प्रोफेशनल नॉलेज के भी होंगे, और टाइम होगा 2 आवर्स का। नेगेटिव मार्किंग है नहीं और आंसर देना होगा OMR पर। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सीनियर असिस्टेंट का पेपर उन्हें चाहिए, तो इसीलिए ये पेपर लास्ट ईयर हुआ था विद्यार्थियों 2023 में। लेटेस्ट पेपर पैटर्न है और हमने इंग्लिश वर्जन को ही इसमें रखा है। इसके साथ हिंदी की एक वर्जन भी था, उसको हमने हटा दिया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होती है। बट मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशंस आपको बताऊंगा हर एक प्रश्न का, तो हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी जो होंगे उनको भी इससे दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो वीडियो 1-2 बार 2x स्पीड में सुनेंगे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। और कुछ विद्यार्थियों को ये रहता है कि पेपर है या सैंपल पेपर है, तो मैं बता दूं हम केवल पेपर सॉल्व कराते हैं विद्यार्थियों, और वो भी ऑथेंटिकेट पेपर्स होते हैं। हम कभी भी आपको सैंपल पेपर्स नहीं देंगे, ना ही कोई अभी तक हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट आईआईटीज में जो पेपर कंडक्ट होते हैं उन्हीं पेपर्स को हम कराते हैं सॉल्व, क्योंकि अक्सर होता यह है कि ऑनलाइन में आपको पेपर तो मिल जाते हैं लेकिन आंसर्स कोई नहीं बताता है आपको। एक सिंगल भी चैनल ऐसा नहीं है जो कि आपको सॉल्व पेपर आपको कराता हो, लेकिन हम मेहनत करते हैं विद्यार्थियों के लिए बिना किसी शुल्क के। और एक और बात आपको बता दूं कि मेडल स्कॉलर एकमात्र चैनल है जो कि अपना कोई कोर्स नहीं बेचता है, किसी तरह का आपसे शुल्क नहीं लेता है, बिना किसी निस्वार्थ भावना के साथ आपके साथ जुड़े हैं हम। आपसे केवल एक ही मदद चाहिए होती है, आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपका एक जो आपका कमेंट होता है, हमें जो आप भेजते हैं लिख करके, वो हमें ऊर्जा देता है, टीम को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, और उससे होता यह है कि हमें पता चलता है कि हमारा प्रयास विद्यार्थियों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों, एकमात्र चैनल में इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि हम आपसे किसी तरह का स्वार्थ के वशीभूत रिलेशन नहीं रखते हैं। हम ईमानदारी से आपके साथ जुड़ते हैं। आपकी प्रोग्रेस में हमें खुशी मिलती है जब आपको सरकारी नौकरी लगती है। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो दिल्ली आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, जब उन्होंने हमें कमेंट किया और लिखा, पर्सनली मैसेजेस किए, तब हमें पता चला कि वो कितने खुश हैं। जब उनकी स्टेज 2 की एग्जाम थी विद्यार्थियों, सब ने कहा कि सर हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, आप हमारी मदद करिए। यकीन मानिए हमने स्टेज 2 के पेपर एडजस्ट किए, रिक्वेस्ट की आईआईटी सोर्सेज से, और उसके बाद उनको वो पेपर दिए जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सकें। और हर वो चीज़ में उनकी मदद की कि उनको कैसे देना है, डेस्कटॉप पे कौन सी सावधानी रखनी है, कौन से पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अगर डिटेल आप पेपर्स में जाकर के सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ हमारे साथी और सब्सक्राइबर्स हैं, उनको लगता है कि मेडल स्कॉलर पर प्रोफेशनल है, वो कोर्स वगैरह बेचते होंगे या पैसे के जैसे बाकी चैनल्स करते हैं कि थोड़ा भी ऐड करने के बाद सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपसे पैसे वसूलने की सोचते हैं। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर जब मैं अपना यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट बना था या मेडल लिया था, उसी समय मैं ये सोचा था कि उन सभी विद्यार्थियों की मदद करूंगा जिससे मेरे से जितना बन पाएगा उतना हम तैयारी कराते हैं। आप सबका सहयोग चाहिए विद्यार्थियों। आप अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, बाकी विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा का जो क्षेत्र होता है विद्यार्थियों, जितना आप बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। आप संकुचित मानसिकता के साथ तैयारी करेंगे तो संकुचित विचार ही आपके मन में पैदा होंगे, और उससे होगा ये कि हो सकता है कि आप 10, 20, 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद कर लें, लेकिन अगर आप सबको मिलकर के तैयारी करेंगे तो 10-20 आप बताएंगे, 10-20 उधर से सजेशंस आएंगे, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो आज मैं थोड़ा सा भावुक भी था, और इसलिए भी क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट भी करते हैं और वो लिखते हैं कि सर ये कमी है, ये कमी है। विद्यार्थियों, ये सोचिए कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अपनी आजीविका चलाने के साथ मैं विद्यार्थियों के लिए काम करता हूं, रात को बैठता हूं, आपके लिए पेपर सॉल्व करता हूं, एक एक प्रश्न को बताता हूं, उसके पीछे की कहानी को पूरा समझता हूं, फिर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं और उसके बाद आपके लिए पेपर डालता हूं। और उसमें मेरा स्वार्थ क्या है? कोई स्वार्थ नहीं है विद्यार्थियों। भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मुझे केवल आपका प्यार चाहिए। और आप अच्छे कमेंट करिए, विचार दीजिए, सहयोग करिए चैनल को आगे बढ़ाने में, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे साथ इतने विद्यार्थी जुड़े हैं और उनके लिए मैं काम कर रहा हूं।
तो चलिए विद्यार्थियों, आज आपका टाइम लिया उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि आपको संदेश मिलना जरूरी था कि मेडल स्कॉलर बाकी चैनलों जैसा नहीं है, निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम करता है। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। पहले 25 क्वेश्चंस होंगे विद्यार्थियों, वो इंग्लिश के होंगे, उनमें हम डायरेक्ट मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे जो कि आपके सिस्टम से रिलेटेड होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज से रिलेटेड होंगे, उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला जो क्वेश्चन है वो है रिंकू is as stupid as he is lazy means ऑप्शन डी इज द करेक्ट। रिंकू इज इक्वली स्टूपिड एंड लेजी, इसका करेक्ट फॉर्म लिखना था, वही आपने यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, ही ऑलवेज स्टमर्स इन पब्लिक मीटिंग्स बट हिज टुडे स्पीच, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, वाज फ्री फ्रॉम दैट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज ही बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही ऑलवेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, reconciles with the majority views and gives us his own. Question number 4, in order to help the company attain its goal of enhancing profit, all the employees, option D is the correct, voluntarily offered to render additional services in lieu of notings. Question number 5, whatever Raju uttered was without rhyme and reason means, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राजू सेड समथिंग विच हैज नो मीनिंग, इट वॉज टोटली बेसलेस। साथियों, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे कि उनको फॉन्ट बहुत छोटा मिल रहा है या दिखने में प्रॉब्लम होती है। एक तो आप वीडियोज की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज से पेपर मांगते हैं IITs के, बड़ी मुश्किल से तो पेपर मिलते हैं और वो जैसा हमें जीरोक्स करके, फैक्स करके या मेल करके भेजते हैं तब जाकर के हमें पेपर मिल पाते हैं। तो उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पूरा आपके कट करके और जितना मैक्सिमम साइज में हम डिस्प्ले में दे सकते थे उतना आपको दिया है। और एक और बात होती है विद्यार्थियों, होने को तो मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक स्लाइड पे दे सकता था, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, आपको स्क्रीनशॉट की प्रॉब्लम होगी। और जो विद्यार्थी आर्थिक अभाव में होते हैं उनके लिए एक पेज बड़ा कीमती होता है। अगर इसी प्रेजेंटेशन को मैं 40 स्लाइड या 50 स्लाइड में दे दूं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप 40 से 50 स्क्रीनशॉट में आप लेंगे और फिर एग्जाम के दिनों में आपका रिविजन हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं 2 पेज को एक साथ क्लब करता हूं। आप वॉइस पर ध्यान दीजिए और वॉइस के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और उसके पीछे का जो आंसर है वो भी समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप 2x स्पीड में रखिएगा और आराम से इसको सुनिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हिज अपीयरेंस इज अनस्माइलिंग बट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हिज हार्ट इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर अदर्स। क्वेश्चन नंबर 7, आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, इवन दो इट इज वेरी लार्ज हाउस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, देयर इज हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों, डायरेक्ट आंसर इसलिए कि इंग्लिश में आपको ग्रामर सबको आता है और यहाँ पर मेनली सेशन है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज का। क्वेश्चन नंबर 9, ही हैज नो मनी नाउ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विद्यार्थियों, यहां क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाए। किसी कारणवश हमने फिर से IIT को रिक्वेस्ट किया है कि वो वाला पेज भी हमें मिल जाए तो हम विद्यार्थियों को दे पाएं, क्योंकि जल्दी इतनी थी कि आप तक ये पेपर तुरंत पहुंचे और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं उनको आपको सॉल्व कर दे रहा हूं और जैसे ही वो क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको हम भेज देंगे। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का पूछा है आपसे विलोम शब्द, तो इसका होता है पॉजेज, POSSESS, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। प्लीज आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रूडुलेंट। फ्रूडुलेंट होता है कि जब किसी चीज को आप ओरिजिनल नहीं हो, जुनून नहीं हो, उसको बोलते हैं, मतलब एक तरीके से बेईमानी से जो काम करते हैं उसको। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, जुनून होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ एक्स्ट्रा वेजेंस। एक्स्ट्रा वेजेंस होता है विद्यार्थियों फिजूल खर्ची, तो उसके लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट, इकोनॉमिकल होगा इसका एंटोनिम्स।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। प्लीज आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ पेट्रिनेंट। पेट्रिनेंट का वर्ड एंटोनिम्स होता है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों इररिलेवेंट, यानी पर्टिनेंट का जो एंटोनिम है वो है इररिलेवेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। प्लीज आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ सैलो। सैलो का होता है सुपरफिशियल, यानी सैलो होता है उथला, हिंदी में बोलते हैं जिसको उथला, और वही उसका होता है सुपरफिशियल, यानी होता है सतही। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 30 की, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको वन वर्ड पूछे हैं, तो वन वर्ड में आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 26 में, वन हु लव्स बुक्स, जो पुस्तकों को प्यार करता है उसे क्या कहेंगे, बिब्लियोफाइल। तो याद रखना ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं 27 की। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं एक्सटम्पोर, यानी जल्दबाजी में जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं एक्सटम्पोर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट बाय द पार्लियामेंट, यानी स्पेशल ट्रायल बोलते हैं विद्यार्थियों महाभियोग। हिंदी वाले विद्यार्थियों ने महाभियोग सुना होगा, तो उसके लिए यूज होता है स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट। महाअभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। समवन एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, जो दोनों हाथों का समान योग्यता के साथ जो करता है उसे बोलते हैं उभयलिंगी, यानी एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस जो होता है उसको बोलते हैं उभयलिंगी, यानी दोनों हाथों से काम करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्योर फॉर ऑल डिजीज। क्योर फॉर ऑल डिजीज होता है विद्यार्थियों जिसको बोलते हैं रामबाण, यानी पनासिया, PANACEA। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रामबाण। तो क्वेश्चन नंबर 30 का है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, और अब आपका मेन पेपर शुरू होता है जिसकी तैयारी हम कराते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स की। तो तैयार हो जाइए, अब आपको डिटेल में हम समझाएंगे भी और बताएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 31। इन ए कैलेंडर ईयर चाइल्ड केयर लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन। यहाँ पर विद्यार्थियों 3 टाइम्स से ज़्यादा आप चाइल्ड केयर लीव नहीं ले सकते हैं। मे नॉट बी ग्रांटेड लेस देन 15 डेज, यानी 15 दिन से कम में चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती है, और 3 बार से ज़्यादा आप स्प्लिट नहीं कर सकते। यानी आपको समझना होगा चाइल्ड केयर लीव की जब भी बात आती है 3 बार से ज़्यादा में स्प्लिट नहीं कर सकते और 15 दिन से कम ले नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको 2 क्लॉज याद रखना है। मे नॉट बी ग्रांटेड लेस देन 15 डेज एंड नॉट मोर देन 3 टाइम्स इन ए ईयर। तो ये आपको आ गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एन IIT। आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखेंगे जो मैंने बाकी IITs के कराए हैं, वहां ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है विद्यार्थियों। इसीलिए मैं कहता हूं IIT में ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर मेरे बनाए हुए पेपर को आप सारे पेपर कर जाएंगे ना विद्यार्थियों, यकीन मानिए 60% पेपर आपको हुबहू देखने को मिलेगा। और जिस दिन पेपर देंगे उस दिन आकर के आप कमेंट में बताइएगा मैंने क्या कहा था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का IIT के अंदर, वो नॉमिनेटेड बाय द विजिटर। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अगर आपको विजिटर लिखा हुआ आ जाए तो IIT का जो विजिटर होता है विद्यार्थियों वो प्रेसिडेंट ही होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वहाँ विजिटर लिखा होगा वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और अगर वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो भी आपको सही करना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करते हैं 33 की। द टोटल नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज ऑन टुडे। तो आज की डेट में 23 IITs हैं ऑल इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। अब बात करते हैं 34 की। द फॉलोइंग अथॉरिटी अलोकेट द सीट्स इन IIT, ISM, IITs एंड NITs
इट इज, यानी जब भी एक जोसा होता है जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी जो काउंसलिंग करता है, यानी जब नीट की काउंसलिंग होती है इसी तरह से आईआईटीज की काउंसलिंग होती है और वो होती है जोसा के अंदर, यानी जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी। अगर पूरा लिखा आता है तो भी आप लिख दीजिएगा, नहीं तो मैंने पेन से आपको मार्क करके दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करते हैं 35 की। द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ एलटीसी क्लेम इन नॉर्मल केसेस वेयर नो एडवांस इज ड्रॉन। विद्यार्थियों याद रखिएगा, जब एलटीसी क्लेम आप करते हैं नॉर्मल केसेस में जहां पर आपने एडवांस नहीं लिया है वहां पर 3 महीना मिलता है आफ्टर रिटर्न जर्नी, यानी जब भी आप रिटर्न जर्नी कंप्लीट करते हैं उसके बाद 3 महीने के बाद आपको अपना क्लेम सबमिट करना होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने एडवांस लिया है तो 1 मंथ, एडवांस नहीं लिया है तो 3 महीने आपको मिलते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। अब बात करते हैं 36 की। न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम, तो ये डेट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी रिपीटेड प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है। 1 जनवरी 2004 इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। बात करते हैं 37 की। द मेन पर्पज ऑफ ऑडिटिंग इज टू, ये लास्ट जो पेपर हुआ था अभी दिल्ली का, एनटीए ने जो कंडक्ट कराया था विद्यार्थियों, उस पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे आईआईटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी आईआईटी का पेपर करिए, यही क्वेश्चन घूम घूम करके सभी आईआईटीज में यूज होते हैं। इसीलिए आईआईटी मत देखिए, आप सारे पेपर, चाहे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है चाहे रजिस्ट्रार का है, आप सारे पेपर सॉल्व करके जाइएगा। आपको जूनियर असिस्टेंट के पेपर पे प्रश्न असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिल जाते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के प्रश्न जूनियर असिस्टेंट में भी आते हुए देखें। और जब आप पूरे पेपर कर लोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि मैं सही कहता हूं। बात कर लेते हैं 37 की। द मेन पर्पज ऑफ ऑडिटिंग इज प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड ऑथेंटिकेट देयर ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं 38 की। क्या लिखा है? सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स, यानी सस्पेंशन की बात हो रही है तो टेम्परेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज हु पार्टिसिपेट इन ए स्ट्राइक। विद्यार्थियों, अगर कोई एम्प्लॉय है और पार्टिसिपेट करता है स्ट्राइक में तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस, यानी आपका वो कहाँ हड़ताल में जा रहा है, क्या काम करने जा रहा है, उससे लेना देना नहीं है। आपका काम है वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, ड्यूटी पर नहीं आया है, तो आपको उसके खिलाफ एक्शन करना होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। विद्यार्थियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सीसीएल में नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले प्रश्न में ही मैंने बता दिया, लेस देन 15 डेज आपको नहीं देते हैं सीसीएल चाइल्ड केयर लीव, और मोर देन 3 टाइम्स इन ईयर नहीं मिलता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप याद कर लें। अब बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अवेलिंग एचपीएल। एचपीएल होता है हाफ पे लीव बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। पूरी सर्विस के अंदर हाफ पे लीव आप ले सकते हो तो 360 दिन ले सकते हो। विद मेडिकल आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट 360 दिन का, और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो 180 दिन। इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ मेडिकल विदाउट मेडिकल कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए 360 दिन चूज किया है, लेकिन अगर आपसे पूछता है विद मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको 360 ही लिखना है, लेकिन अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाइल्ड केयर लीव पूछता है, एचपीएल पूछता है, तो आपको लिखना है 180 दिन। यहाँ बात हो रही है विद्यार्थियों हाफ पे लीव की, यानी हाफ पे लीव में क्या हो रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अवेलिंग हाफ पे लीव। तो हाफ पे लीव होता है 360 दिन पूरे कैरियर में। मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप 360 दिन ले सकते हो, लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना लेते हो तो पूरे कैरियर में 180 दिन ही आप ले पाओगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज परमिटेड टू टेक एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट आपको पता ही है, आपको एट ए टाइम 90 डेज ले सकता है बट नॉट मोर देन 5 ईयर्स। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ का है वो है 300 दिन,
यानी व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज परमिटेड टू टेक एज ए लीव ऑफ प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। आप प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ले सकते हो 300 दिन, एट ए टाइम ले सकते हो 90 डेज, बट आपको 5 साल से ज़्यादा प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लीव नहीं मिलती है, लेकिन एट ए टाइम आप ले सकते हो कितना, 90 डेज। और प्रिपरेटरी लीव अगर रिटायरमेंट से पहले ले रहे हो तो आपको 300 दिन है, तो 300 दिन उसमें मार्क करना होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 43 है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड एनकैश्ड लीव सैलरी ऑफ EL along with the LTC failed to avail LTC within the time limit prescribed. Consequently, he was asked to refund the entire amount of advance together with the interest. What is the penal rate of interest charged on the entire amount of encashment of leave? तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज द करेक्ट विद्यार्थियों, 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर PF। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, तो इसको मार्क कर लीजिए आप, 2% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर PF पर जो मिलेगा आपको उससे 2% ज़्यादा आपको एडवांस अगर आपने नहीं किया है, EL पर LTC का जो एडवांस लिया है तो 2% आपको PF रेट से ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर PF पर आपको 7% ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पर 9% देना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। एडवांस मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ईच केस ऑफ LTC, यानी 90% ऑफ द एस्टिमेटेड जो एंटाइटल कॉस्ट ऑफ जर्नी है उसका 90% तक आपको LTC एडवांस मिल सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। एम्प्लॉय हैव द ऑप्शन टू रिटायर वॉलंटरीली ऑन द कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ। तो यहाँ पर 10 ईयर्स आता है विद्यार्थियों, 10 ईयर्स के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन 40 साल आपका एज होना चाहिए और 10 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है केवल सर्विस, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है एज कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एज कितनी चाहिए, तो 40 साल एज होनी चाहिए और 10 साल सर्विस होनी चाहिए। ये दो ही कंडीशन है, तो ये दोनों के दोनों आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा है क्योंकि सर्विस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द फॉलोइंग पेमेंट इज ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द सोर्स अदर देन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा इसमें आता है आपका फी, यानी टैक्सेस, ड्यूटीज, लोन, ये सब की जो फीस है वो उसके अंदर आता है। ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द सोर्स अदर देन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अदर देन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रूप में जो मिलता है वो फी मिलता है। तो फी कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम आपको फॉरेन, आप फॉरेन से भी ले सकते हैं, इसीलिए ये अदर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड से ही मिलता है, लीव सैलरी भी आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड से ही मिलती है, लेकिन फ़ी जो है वो फॉरेन फंड से भी दी जा सकती है। इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। एज पर सेक्शन 2F ऑफ RTI एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंफॉर्मेशन। ये बहुत बार प्रश्न आया है विद्यार्थियों, रिपीटेड प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर फाइल नोटिंग, यानी इसमें आया एज पर सेक्शन 2F ऑफ RTI विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इंफॉर्मेशन। जो कि इंफॉर्मेशन नहीं है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी फाइल नोटिंग नहीं है। सैंपल ऑफ एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन हो सकता है, ओपिनियन ऑफ CPIO इंफॉर्मेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ए सॉफ्ट कॉपी ये भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन फाइल नोटिंग इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं आती है। और याद रखिएगा रिकॉर्ड, लॉगबुक, सरप्लस, मॉडल्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर आल्सो टू बी ट्रीटेड एज इंफॉर्मेशन। जो डाटा है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो भी इंफॉर्मेशन के रूप में ही काम आता है एज ए सॉफ्ट कॉपी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। सस्पेंड करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, तो हमेशा याद रखिएगा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता था इफ केस इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नमेंट सर्वेंट आपको जो है प्रेजेंस इन द विल बी
अर्थात जब आपका केस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाएगा तब आपको वो सस्पेंड करेगा, लेकिन प्राइमरली जब केस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जाता है उससे पहले सस्पेंशन करना होता है, इसीलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही इसमें आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। आपको याद रखना है जब भी लाइफ एंड लिबर्टी की बात आती है तो आरटीआई एक्ट के अंदर आपको लेस देन 48 आवर्स यानी विद इन 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये याद रखिएगा और बहुत बारी आईआईटी में प्रश्न रिपीट हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। When daily wages workers are engaged through an outsourcing agency, principal employer is responsible for payment of wages only। जब आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट लेते हैं यानी वेजेस आपके पास लेबर आती है, आउटसोर्स एक एजेंसी है जिससे आपने संपर्क किया, वहां से लेबर आती है, आपकी जिम्मेदारी केवल वेजेस की होगी, बाकी सबकी जिम्मेदारी होगी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसकी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। बात करते हैं 51 की। डूज और डोंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर द पार्ट ऑफ। ये भी आया था आईआईटी दिल्ली वाले एग्जाम में, याद रखिए विद्यार्थियों, इसीलिए मैं कहता हूँ रिपीट होते हैं प्रश्न। सीसीएस कंडक्ट रूल है इसका, जो कि डूज और डोंट्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो किसका पार्ट होते हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल्स का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इज पेड टू ए मेडिकल ऑफिसर। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो होता है, डॉक्टर्स होते हैं जो आर्म फोर्सेज में होते हैं या ऐसे डॉक्टर्स जिनको बाहर परमिशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल की वजह से, तो वहाँ पर 25% ऑफ द बेसिक पे उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के रूप में मिलता है, जिसमें वेटरनरी डॉक्टर अगर है विद्यार्थियों तो 20% मिलेगा और अगर एमबीबीएस वाला डॉक्टर है तो 25% मिलेगा, ये याद रखना आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 53 है, इन आईआईटी, एनआईटी एंड आईआईटीज एंड सीएफटीआईज ड्यूटीज ऑफ लाइजन ऑफिसर इज। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिजर्वेशन इश्यूड इन फेवर ऑफ SC STs। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। लाइजन ऑफिसर का काम होता है जो SC ST को रिजर्वेशन मिला है उसे कंप्लायंस कराना। अब क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन इनकम ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको आरटीआई फीस जो होती है विद्यार्थियों वो नहीं रिकॉर्डेड होती है एज ए इनकम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन बुक ऑफ अकाउंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 54। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिम्बर्स्ड अंडर द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो आप याद रखना लेबोरेटरी फी, गेम्स स्पोर्ट डेवलपमेंट फी होता है, हॉस्टल चार्जेस नहीं होता। इफ चाइल्ड स्टेइंग इन हॉस्टल देन चिल्ड्रन एजुकेशन स्टिल में हॉस्टल चार्जेस होता है, बाकी आपको हॉस्टल चार्जेस नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 55। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। एज पर GFR यानी जनरल फाइनेंसिंग रूल 2017 मीन्स अप टू व्हाट रुपीज में बी परचेज विदाउट इन्वेटिंग कोटेशन। तो 25,000 तक का आप परचेज कर सकते हो जिसमें कोटेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 56। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। एज पर GFR 2017 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स असेट्स शुड बी डन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। जो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं असेट्स का वो साल में एक बार बोर्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी रजिस्टर से उसे मैच करते हैं, उसकी वैल्यूज डिप्रिशिएट करके लिखते हैं, फोटोज वगैरह प्रॉपर्टी रजिस्टर में लगाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। जैम स्टैंड फॉर, जैम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी ये गवर्नमेंट का एक ऐप होता है जिसके द्वारा परचेजिंग होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 58। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द फैमिली प्लानिंग अलाउंस कैन बी ड्रॉन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी कंफ्यूज भी रहता है। आइदर द हस्बैंड और द वाइफ एज पर द चॉइस, कोई एक ही ले सकता है, चाहे हस्बैंड ले लेगा चाहे वाइफ ले लेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 59। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर MACP स्कीम। तो 3 मिलते हैं MACP में, 10, 20 और 30 पर MACP में आपको अपग्रेडेशन मिलता है। अब बात करते हैं 61 की। यू कैन मूव
एंड कॉपी टेक्स्ट, यानी यू कैन मूव एंड कॉपी टेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल द अबव, यानी विद इन द वर्ड डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो, बिटवीन वर्ड डॉक्यूमेंट कर सकते हो, बिटवीन ऑफिस एप्लीकेशंस कर सकते हो, यू कैन मूव एंड कॉपी टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाइन एंड जस्टिफाई इज लोकेटेड इन फॉर्मेटिंग टूल बार, क्योंकि ये सब फॉर्मेट के पार्ट है इसलिए फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एक्स आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल्स इन द एक्सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। द सेल सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। जनरली हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स से वर्ड में काम करते हैं, कट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्क होता है कटिंग होने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 63। अब बात करते हैं 64 की। इन ईमेल बीसीसी स्टैंड फॉर। विद्यार्थियों सीसी और बीसीसी दोनों की कॉपी आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है। सीसी है कार्बन कॉपी और बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो ईमेल भेजते हैं तो ये दोनों आते हैं, इनकी फॉर्म पूछी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको पता ही है जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप में करना है तो हम खुद करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सेल स्टेटमेंट इज इक्वल टू MID, यहाँ लिखा है STAYGARH48। विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको याद रखना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपको एक्सट्रैक्ट लेना है आफ्टर 4th कैरेक्टर, ठीक है, और अप टू 6, यानी 4th कैरेक्टर के बाद से लेना है अप टू 8 तक लेना है। यहाँ पर जैसे 4 और 8 लिखा है, ये जो सत्याग्रह है SATYAGARH, सत्याग्रह में 4 के बाद में, 4 कैरेक्टर के बाद में और 8 कैरेक्टर के बाद में आपको लेना है। तो 4 के बाद क्या है SATY, तो Y तक 4 अक्षर हो गया, उसके बाद ले लिया A से ले लिया आपने, और कहाँ तक लेना है 8 तक, 5 6 7 8। 8 कहाँ पर है आप देखिए, आपका हो जाएगा H तक। तो आपका कितना आ गया 4 5 6 7 8, तो आपका आ गया सीधा 4 से लेकर के, और आपका आफ्टर द 4th कैरेक्टर आपको ले लिया Y से लेकर के आपने Y 4th कैरेक्टर है, मतलब Y से आपने ले लिया और 8 तक लेना है, 4 और 8 को इंक्लूड करके लेना है। तो यहाँ पर आ गया AGARH। तो इस तरह का प्रश्न आता है, बहुत सिंपल होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कैसे करना है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा MID का मतलब क्या है। MID फंक्शन का 4 और 8 ऐसा लिखा होगा, 4 कैरेक्टर से लेके 8 कैरेक्टर के बीच में हमको लेटर्स उठाना है, तो AGARH हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। तो डेट एंड टाइम का फार्मूला हमेशा नाउ से शुरू होता है, इसलिए नाउ को याद रखिएगा डेट एंड टाइम के लिए एक्सेल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 67। अब बात करते हैं 68 की। व्हाट विल बी द आउटपुट इफ यू फॉर्मेट द सेल कंटेंट 54368 एज #000। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे ही आप #000 लगाते हो तो .00 के बाद में वो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट लगा है वहाँ के बाद वाली 0 काउंट होती है। तो आप याद रखिए उसको इकाई बोलेंगे, फिर दहाई बोलेंगे, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। तो आपको अब यहाँ पर क्या हो रहा है 54368 में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5436.8 हो जाएगी विद्यार्थियों। तो यहाँ पर 5436, तो 436 जो है 4 है सैकड़े पे यानी हंड्रेड्स पर है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और यहाँ पर 54368 में आपको जो वैल्यू है व्हाट द आउटपुट आएगा वो आएगा 5430। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पॉइंट से बाद वाली की कोई वैल्यू नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर आपका 68। अब बात करते हैं 69 की। ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन होता है। एक फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आप देखते हैं तो उसे नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं 70 क्वेश्चन की और उसके लिए चलते हैं, देखते हैं विद्यार्थियों। बात कर लेते हैं 70 क्वेश्चन की। विद्यार्थियों यहाँ पर 53, 54 जो साइड में प्रश्न दे रखे हैं इनसे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये पेपर ही इसी तरह हमको रिसीव हुआ था IIT से, तो इसीलिए इसमें आगे पीछे पेपर्स हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। तो इसमें इनवैलिड स्टेटमेंट पूछा है, यू कैन सेट द कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली फिट एन अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट नॉट आर इन एक्सेल। एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 70। अब बात करते हैं 71 की। व्हेन ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100 इन ए रेंज शुड बी डिस्प्लेड इन रेड कलर, अप्लाई। कौन सा अप्लाई करेंगे? अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेनू। हम कंडीशनल फॉर्मेट मेनू में जाके कंडीशनल कमांड को सेलेक्ट करेंगे। बात ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 71। अब बात करते हैं 72 की। इन MS वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। मेलिंग लिस्ट हमेशा डाटा सोर्स के रूप में जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 72। बात कर लेते हैं 73 की। हाइपरलिंक कैन नॉट बी। हाइपरलिंक जो होते हैं विद्यार्थियों, वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट लाइक रेक्टेंगल, ओवल्स, इनमें हाइपरलिंक्स कभी लगता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 73। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल प्रेफरेंस। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट सेल प्रेफरेंस है विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको बहुत सरल तरीका है। जहां भी डॉलर का निशान आपको दिख जाए वही इसका आंसर होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट सेल प्रेफरेंस लगाने के लिए डॉलर साइन का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 74, $A$1, यानी यही है एब्सोल्यूट सेल प्रेफरेंस का फार्मूला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली। आपको याद रखना है, नॉट एंटर्ड करेक्टली में जब भी आप करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, जो कि यहाँ पर नॉट करेक्टली है यानी गलत है, बाकी में सही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नहीं विद्यार्थी, इसमें बी नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस सब में इक्वल टू का निशान आया हुआ है। और जब भी एक्सेल में फार्मूला आता है तो याद रखिएगा, एक्सेल इसका पहचान यही है कि इक्वल टू का निशान है वो सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट है, 10 + 50, यानी ये गलत फार्मूला का साइन है, इसमें गलत से मार्किंग हुआ है, ये ऑप्शन बी, आप इसे करेक्ट करिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 75। तो ये तो थे क्वेश्चन 75 तक, जो कि आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब आते हैं मैथमेटिकल के क्वेश्चंस विद्यार्थियों, 76 से लेकर 90 तक। इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इनके आंसर्स मैं नहीं बता रहा हूँ, ये होमवर्क के तौर पर है। फिर जिस क्वेश्चन में आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम उसे डिटेल सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप खुद भी कर पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का ये पेपर क्योंकि आज ही हमको रिसीव हुआ था, थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व हुआ है, कुछ मिस्टेक्स भी रही हैं, लेकिन उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आपको, क्योंकि आपकी तैयारी में डिले ना हो, आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, इसीलिए इसको हमने जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर पाए वो करा दिए हैं। और इंग्लिश के और मैथ के क्वेश्चंस आप देखिएगा, जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो कमेंट में लिखिएगा। ये तो बात हुई विद्यार्थियों आज के पेपर की। अब हाँ, जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़े हैं वो नोट कर लें कि इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर सॉल्व करा दिए हैं, उनकी बात मैं आपसे कर लेता हूं। साथियों, बहुत सारे पेपर्स हमने पहले भी सॉल्व करा दिए हैं, उनको प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करिए। और ये मत सोचिए कि ये पेपर मेरे जूनियर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो केवल जूनियर असिस्टेंट का पेपर करेंगे। विद्यार्थियों, IIT में इस तरह से नहीं होता है, किसी भी पोस्ट का पेपर हो आप सॉल्व करते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। जूनियर असिस्टेंट के अलावा जितनी भी सीनियर पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट से लेके रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सुप्रीडेंट, जूनियर सुप्रीडेंट, इन सब में एक ही जैसा सिलेबस होता है और एक दूसरे के क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं, क्योंकि जो सिस्टम के है आपके ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं वो निश्चित क्वेश्चन है और वही बार बार घूम फिर के आते हैं। इसलिए आप तैयारी करिए और बाकी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जो आज नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह अगले पेपर में मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।